हेलो एवरीवन। सो क्वेश्चन नंबर 3 ए बी एंड क्वेश्चन नंबर 4 ए का हम रिवीजन कर चुके हैं। मॉड्यूल नंबर जो 3 था आपका टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, और अब हम करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिवीजन। क्विक रिवीजन, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और एक और चीज, आप सब लोग न्यू चैनल जो है हमारा यूट्यूब का, जेआईसी हब ऑफ कॉमर्स, आप सब उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से सारे वीडियो जो है वो उस न्यू चैनल पे आएंगे जो हमने एक्सक्लूसिवली सीएमए की हेल्प के लिए रखा है, सीएमए स्टूडेंट्स के लिए रखा है, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल बच्चों के लिए। ओके, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो सकता है। चलिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि कभी भी अपनी एग्जाम में थियरी भी पूछी जा सकती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो एक फर्म को मस्ट अर्न करती है, ठीक है, टू सेटिस्फाई द इन्वेस्टर। नेचर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड की तरह होता है। यूज ऑफ डिस्काउंट रेट फॉर द कैपिटल बजटिंग, इसको कैपिटल बजटिंग में हम डिस्काउंट रेट के तौर पे कंसीडर करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह सिलेक्ट करने के लिए। बेंचमार्क फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, वो प्रोजेक्ट हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसके लिए। इंपॉर्टेंस क्या है? तो कैपिटल बजटिंग में इसका यूज होता है एनपीवी, आईआरआर और डिस्काउंटिंग के अंदर। कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इक्विटी मिक्स के लिए यूज होता है। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मैनेजरियल एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए होता है। एंड डिविडेंड डिसीजन वेदर इट इज टू बी रिटेन्ड और डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर, उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज होता है। फॉर्मूले आपको याद रखने, कॉस्ट ऑफ डेट अगर वो इरिडीमेबल है, ठीक है, तो फॉर्मूला होगा आई अपॉन एनपी, ठीक है। आई मतलब इंटरेस्ट, एन मतलब आपका हो जाता है एनपी मतलब नेट प्रॉफिट। फिर दूसरा होता है रिडीमेबल डेट, सॉरी रिडीमेबल डेट, जिसके अंदर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप उसका पेमेंट कर देते हो। तो बिफोर टैक्स का फॉर्मूला आपका रहेगा आई प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन, एन मतलब कितने साल बाद आप पेमेंट करने वाले हो। देन द होल डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2। अब अगर आपको इसको आफ्टर टैक्स करना है, तो जो आपका केडी आता है उसको आपको क्या कर देना होगा? 1 माइनस टी, ठीक है। जब भी डिबेंचर दिया जाए आपको उसको आफ्टर टैक्स करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते वक्त। फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसमें भी सेम इरिडीमेबल। इरिडीमेबल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। और रिडीमेबल के अंदर सिमिलर फॉर्मूला है जो डिबेंचर का था, वहां पे इंटरेस्ट आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिविडेंड। बाकी फॉर्मूला एज इट इज आरवी माइनस एनपी अपॉन एन एंड आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। बस ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स नहीं होते, सो इसको इंटू 1 माइनस टी मत करना। फिर आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, केई। केई निकालने के लिए जो पहला अप्रोच है डिविडेंड यील्ड अप्रोच, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। लेकिन अगर ग्रोथ मॉडल दिया है, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, तो डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी आपको करना रहेगा। डी1 मतलब डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, जी मतलब ग्रोथ रेट रहेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होगा, सो आपको आइडिया आ जाता है। अर्निंग यील्ड मेथड है, तो अर्निंग अपॉन क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट हो जाएगा। डिविडेंड की जगह अगर आपको ईपीएस दिया हुआ है तो ईपीएस अपॉन एनपी कर देना है। फिर अगर आपको रिस्क फैक्टर के हिसाब से रिस्क फ्री रेट है, मार्केट फ्री रिस्क है, प्रीमियम वगैरह दिया हुआ है, बीटा वगैरह दिया हुआ है, तो आप सीएपीएम मॉडल यूज करोगे, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस इंटू आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। कोई भी एक फॉर्मूला होता है केई का, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, तो के आर इज इक्वल्स टू के, मतलब जो आपके रिजर्व की कॉस्ट है वो आपके इक्विटी की कॉस्ट से मैच कर जाती है। और अगर टैक्स एंड ब्रोकरेज दिया हुआ है रिजर्व के ऊपर, तो के ई इंटू 1 माइनस टी देन इंटू 1 माइनस बी, बी मतलब ब्रोकरेज रेट। फिर हमको कैलकुलेट करना होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर मार्केट वैल्यू, एज पर द बुक वैल्यू, ठीक है। तो उसके अंदर आपको पता ही है हम क्या करते हैं। सबसे पहले आपको टेबल याद रख लेनी है। हम लिखते हैं सोर्स, सोर्स में हम नाम लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, कि भाई इक्विटी है, प्रेफरेंस है, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर है, कोई लोन वगैरह हो सकता है, रिजर्व्स वगैरह हो सकते हैं। फिर हम उनकी क्या लिखेंगे? वैल्यू। अगर आप बुक वैल्यू से कर रहे हो तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखनी है आपको? बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू लिखने के बाद आपको वेट निकालना है। वेट कैसे निकालोगे? इक्विटी की वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, प्रेफरेंस की वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, तो आपको सबका वेट मिल जाएगा। वेट निकालने के बाद आपने जो कॉस्ट कैलकुलेट करके रखी है, ठीक है, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की होगी? तो ऊपर के हिसाब से कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और अगर रिजर्व दिया है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो रेट है, जो कॉस्ट है, वही आपको कॉस्ट ऑफ रिजर्व में लिखना रहेगा। फिर डब्ल्यू आई के आई को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब आप उसका टोटल करोगे तो आपको मिलेगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
ये हो जाएगा बुक वैल्यू के हिसाब से। और मार्केट वैल्यू में आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू जो है आपको मार्केट वैल्यू लिख लेनी है और वेट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। के आई आपका बेसिकली चेंज नहीं होगा, सो बट वेट चेंज होने की वजह से आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलिए क्विक रिवीजन के लिए आप इलस्ट्रेशन 10, 17, 26 एंड 29 आप देख सकते हैं। चलो अपने एक बार देख लेते क्विकली। सबसे पहले अपने मूव करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। छोटा क्वेश्चन है, कई बार ऐसा हो सकता है कि 7 मार्क में बड़ा क्वेश्चन पूछने की जगह पे दो छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाए। वाई लिमिटेड इश्यू 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, बट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20% आफ्टर 5 ईयर। इश्यू आपने 10% प्रीमियम पे किया है, रिडीम आपको 20% प्रीमियम पे करना है। और कंपनी पेज अंडर राइटिंग कमीशन 5% पे कर रही है। एंड इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज 12.5%, ये खास ध्यान रखना है, अगर आपको प्रेफरेंशियल डिविडेंड पे टैक्स दिया हो तो ध्यान रखना आपका फॉर्मूला लिटिल बिट चेंज हो जाएगा। सरचार्ज आपको दिया हुआ होगा 2.5% एंड एजुकेशन सेल्स कितना 3%। और पूछा गया कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको टैक्स का रेट दिया हुआ है, सरचार्ज दिया है, एजुकेशन सेल्स दिया हुआ है। ऐसे बहुत नो रेयर क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा यहाँ पे क्लियरली लिखा है आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर लिखा है मतलब ये क्या हो गया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो गया, सो बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा। और कुछ भी ना दिया हो मतलब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए हो तो वो इरिडीमेबल हो जाता है, तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाने का। चलो बड़ा वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, डिविडेंड नॉर्मल फॉर्मूला बता रहा हूं, प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, देन आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। लेकिन जब डिविडेंड टैक्स आपको दिया हुआ हो तो आपको डिविडेंड के साथ कर देना है 1 + dt। dt का मतलब आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो। ठीक है, अगर दिया हो तो, नहीं दिया है तो नहीं करना है। चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखो क्वेश्चन में आप देखो प्रेफरेंस शेयर के आगे परसेंटेज कितने 12, मतलब आपका डिविडेंड कितना हुआ ₹100 पे 12% के हिसाब से डी हो जाता है आपका 12। चलो फिर हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में, आरवी। आरवी मतलब रिडीमेबल वैल्यू, कितने पे रिडीम कर रहे हो आप उसको, 20% पे। तो ₹100 फेस वैल्यू है, 20% पे आप रिडीम कर रहे हो तो कितना हो जाएगा वो 120। फिर मुझे चाहिए नेट प्रोसीड, कितने का है फेस वैल्यू 100। नेट प्रोसीड में क्या लिखा है, 10% प्रीमियम पे आप इश्यू कर रहे हो तो प्लस कर दूंगा मैं 10%, तो ये हो जाएगा टोटल 110। और इन्होंने लिखा है ₹5 का खर्चा होगा, पे मतलब खर्चा हो रहा है अंडर राइटिंग कमीशन का, तो 110 में से 5% आप माइनस कर दो। 5% माइनस करोगे तो एनपी आएगा 104.5। याद रखना है 5% आपका जो नेट अमाउंट आया है 110, उसके ऊपर आपको जो खर्चा है जिसे फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं वो आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अब सारी चीजें देखो हमारे पास आ गई, अब हम फॉर्मूले में चलिए फिर क्या दे दिया। अच्छा नंबर ऑफ आपको ईयर्स कितने दिए हुए, 5 ईयर्स। डिविडेंड टैक्स हम कैसे निकालेंगे, तो देखो डिविडेंड टैक्स आपको 12.5 दिया, सरचार्ज जो है वो 2.5% दिया, और एजुकेशन सेल्स कितना दिया हुआ है आपको 3%। तो जो आपका डिविडेंड टैक्स है 12.5, उसके ऊपर सरचार्ज लगता है, तो उसके ऊपर सरचार्ज अगर हम 2.5% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो देखो मेरा डिविडेंड कितना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 12.5, इसके ऊपर मुझे 2.5% कैलकुलेट करना है। तो 2.5% मेरा सरचार्ज में कैलकुलेट करूंगा तो होगा 0.3125। अब इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूं तो हो जाएगा 12.8125। अब ये जो प्लस करने के बाद अमाउंट आई उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है एजुकेशन सेज, तो प्लस करूंगा मैं इसका 3%। चलो 3% प्लस कर दो इसके अंदर, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 13.19%। ठीक है, तो आपको ये फाइनल ये वाला टैक्स अमाउंट लेना है, 12.5% टैक्स का रेट नहीं लेना है। उसके अंदर मैंने सरचार्ज डाला, सरचार्ज डालने के बाद जो अमाउंट आती है उसके ऊपर आपको एजुकेशन सेज ऐड कर देना है, तो आपका डीटी कितना हो गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 13.19%। अब हमारा फॉर्मूला क्या था कि भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे सर हम, डिविडेंड ये लिख लिया देखो 12, फिर हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 1 + t था, 1 + t अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 13.19%, तो इट विल बी 1.1319, ये देख लो आप। ठीक है, फिर हमारा रिडीमेबल वैल्यू कितनी है 120, एनपी कितनी है हमारी 104.5, एन कितना है 5। फिर वापस वही चीज, जब आपने इसको पूरा कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आता है 14.86%। ठीक है, चलिए और कौन सा क्वेश्चन मैंने वहां पे लिखा था जो हमको करना है,
17, एक बार देख लेते हैं अपने क्या है ऐसा। तो 17 में डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करनी है। इक्विटी शेयर 2 लाख, शेयर की प्राइस है 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 20,000। 60,000 की अर्निंग है, करंट मार्केट प्राइस 180 है, डिविडेंड पर शेयर 7, 8, 10, 11। चलो, अब हमारे पास यहाँ पे केई निकालने के लिए डिविडेंड पर शेयर अवेलेबल है क्या, पहले वो चेक करते हैं। तो यस, लेटेस्ट 2023 में हमारे पास डिविडेंड पर शेयर कितना है 11। ठीक है, अब ये डिविडेंड पर शेयर जो है वो आपका 11 दिया हुआ है, और मार्केट प्राइस आपको कितनी दी हुई है यहाँ पे 180। ग्रोथ रेट सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, ग्रोथ रेट हमको जब 1 साल से ज्यादा के लिए डिविडेंड दिए तो हम ग्रोथ रेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखो 7 से कितना हुआ, वो 8 हुआ, तो कितने परसेंट बढ़ा, 1 रुपीज बढ़ा, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 7। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 14.29% की ग्रोथ हुई है 21 में। फिर वो 22 में कितनी ग्रोथ हुई, तो 8 से कितना हुआ 10, मतलब 2 रुपए बढ़ा, तो 2 डिवाइड बाय 8, तो 25% की ग्रोथ रेट हुई। फिर 23 में अगर आप देखोगे तो 1 रुपीज से बढ़ा, मतलब ग्रोथ रेट कितनी है 10%। ठीक है, सो अब यहाँ पे तीन तीन ग्रोथ रेट आई, आपके पास एक ग्रोथ रेट नहीं है। कितनी ग्रोथ रेट आई, 3 ग्रोथ रेट, और तीनों यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग है। तो आपको उसको क्या कर देना पड़ेगा, एवरेज कर देना पड़ेगा। तीनों ग्रोथ रेट को प्लस करके डिवाइड बाय 3 किया, तो एवरेज ग्रोथ रेट इज 16.43%। अब केई कैसे निकालेंगे, तो डिविडेंड, सॉरी, हाँ, डिविडेंड पर शेयर 11, मार्केट प्राइस आपकी 180, और एवरेज ग्रोथ रेट है आपकी 16.43, मतलब 0.1643। तो केई का आंसर आएगा 22.54%। ठीक है, ये ऑड क्वेश्चन है जो नॉर्मली कोई करता नहीं है, आपको करके जाने चाहिए। चलिए, फिर और कौन सा क्वेश्चन देखना है अपने को फटाफट, 26 एंड 29। चलिए मूव करते हैं 26 पे। 26, ये रहा। ठीक है, एस्ट्रॉल लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप देख सकते हो आपको इक्विटी दिया है, प्रेफरेंस दिया है, रिटेन अर्निंग दिया है, डिबेंचर दिया है, टर्म लोन दिया है, अमाउंट लैक्स में दी है। तो अगर अमाउंट लैक्स में दी है तो जीरो का खास ध्यान रखना। मार्केट प्राइस इक्विटी की 25 है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 2 है, ग्रोथ रेट 8% है, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है, 7 साल के बाद रिडीम होंगे, उसकी मार्केट प्राइस 75 है, डिबेंचर भी रिडीमेबल है, 6 साल के बाद रिडीम होंगे एट पार, मार्केट प्राइस है 90, टैक्स का रेट है 50%। ठीक है, और हमको क्या कैलकुलेट करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले सबकी कॉस्ट निकालेंगे, पहले लेते हैं केई। केई में आप देखो डिविडेंड कितना दिया है आपको, एक्सपेक्टेड 2 रुपीज, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस कितनी है इक्विटी की 25, और ग्रोथ रेट कितना है 8%। तो केई मेरा कितना आ जाएगा 16%। फिर मुझे प्रेफरेंस शेयर निकालना है, कहीं पे प्रेफरेंस शेयर का टैक्स तो नहीं दिया देख लेने का, नहीं भाई प्रेफरेंस शेयर का टैक्स नहीं दिया, तो 12%। ठीक है, 10,000 शेयर है, तो 100 रुपए का एक शेयर हुआ, तो 100 रुपए पे 12% के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 100 हुआ। अच्छा, कितने में इश्यू कर रहे हो, ऐसा कुछ लिखा है प्रेफरेंस शेयर में? नहीं, खाली रिडीम आपको 75 में करना है, ऐसा लिखा हुआ है। सॉरी, करंट मार्केट प्राइस आपको 75 दी है, रिडीमेबल एट पार करना है। रिडीमेबल रिडीमेबल जो है वो एट प्रीमियम नहीं, एट पार है। चलो, तो रिडम्पशन वैल्यू 100 ही रहेगी, लेकिन नेट प्रोसीड आपको दी हुई है 75। फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 7, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 17.8%। सेम मैनर में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हम कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आया 9.13%, और ये सीधा सीधा आपने डायरेक्टली कैसे निकाल दिया, आफ्टर टैक्स, क्योंकि आपने 1 - t यहाँ पे ही कर दिया है। टर्म लोन में परसेंटेज दिए हुए थे, यस 14%, तो उसको सीधा आफ्टर टैक्स कर देना है, उसमें और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, अब आपके पास जो भी सोर्सेस थे बुक वैल्यू, वो सारे आपने नाम के साथ यहाँ पे लिख लिए, उनको आपने वेट में कन्वर्ट कर दिया, उनका वेटेज के ही हम निकाल के बैठे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर जब हम मार्केट वैल्यू मेथड से जाते हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ इक्विटी ही लिखेंगे, यहाँ पे रिजर्व लिखने की हमको जरूरत नहीं है। चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सीधा आ जाते हैं यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे इक्विटी और रिजर्व उन्होंने अलग अलग लिखे हैं, 113,636,367 प्लस 136,363,363, मतलब टोटल 2,50,00,000 उन्होंने लिखा है इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। हम डायरेक्टली इक्विटी ही लिखेंगे, हमारे पास देखो इक्विटी शेयर है कितने, 10 लाख, मार्केट प्राइस कितनी 25, सीधा 2.5 करोड़ आप क्या लिख लो, इक्विटी लिख लो।
रिजर्व लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की प्राइस कितनी दी हुई थी, 10,000 शेयर है, और मार्केट प्राइस कितनी है, 75। तो प्रेफरेंस शेयर आपका यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, अच्छा ये तो बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू में आप देख सकते हो प्रेफरेंस शेयर हो गया 7,50,000। सेम मैनर में डिबेंचर की भी मार्केट प्राइस दी हुई थी, डिबेंचर की मार्केट प्राइस कितनी है, 90, मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ डिबेंचर, तो 70,000 इंटू 90 किया तो डिबेंचर्स हमारे जो है कहाँ गया, मार्केट वैल्यू 63 लाख के हो जाएंगे। टर्म लोन एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप रिवाइज वेटेज निकाल दीजिए, कि ही आप निकाल के रखी हुई है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिल जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन एक आध अपने को देखना है, देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 29, इक्विटी दिया है, प्रेफरेंस दिया है, रिजर्व्स दिया है, डिवेंचर दिया है, टर्म लोन दिया है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 3.60 है, और डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 5%, मार्केट प्राइस 30 है। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने आफ्टर 10 ईयर, सेलिंग प्राइस 80 है। डिवेंचर रिडीम करने आफ्टर 6 ईयर, सेलिंग प्राइस कितनी है, 90। इनकम टैक्स का रेट कितना है, 30%। क्या कैलकुलेट करना है हमको, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। देखो ये तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कैलकुलेट कर दो। फिर एडिशनली क्या पूछा है, डिटरमाइन द वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ कंपनी वांट्स टू रेज 20 करोड़ नेक्स्ट ईयर। कंडीशन क्या रखी, जो 20 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए रेज करने हैं, द अमाउंट विल बी रेज बाय इक्विटी एंड डेट इन इक्वल प्रपोर्शन। तो देखो अब इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मुझे टोटल कितने चाहिए, 20 करोड़, ठीक है। और इक्विटी और डेट से हमको इक्वल इक्वल लाना है, मतलब 10-10 हम लेके आएंगे। चलो अच्छी बात है, 10-10 ला रहे हैं। और क्या दिया कंडीशंस, कंपनी एक्सपेक्ट टू रिटेन 3 करोड़। अब देखो एक चीज तो मैंने कंफर्म करके दे दी कि भाई इक्विटी टोटल 10 होगा, डेट भी टोटल कितना होगा, 10। जिसमें जब ये बोल रहे हैं कि इक्विटी में से 3 करोड़ तो रिजर्व है, तो नॉर्मल इक्विटी मेरी कितने करोड़ की हो जाएगी, 7 करोड़ की। अब बच्चे 10 करोड़ के डिबेंचर, तो उन्होंने ऐसा लिखा है डिबेंचर में 15% कॉस्ट फॉर द फर्स्ट 5 करोड़, मतलब इस 10 करोड़ में से 5 करोड़ वाले ऐसे डिबेंचर है जिनका आई 15% है, और बाकी बचे हुआ का आई कितना लेना है अपने को, 16%। तो सिंपली जो एडिशनल हमको पैसा चाहिए उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो इक्विटी 10 था, बट उसमें से 7 रिटेन अर्निंग और 7 इक्विटी हो गया, ठीक है। 5-5 जो है वो हमारा क्या हो गया, डेट हो गया, ठीक है। उसके हिसाब से आप वेट निकाल दो, वेट निकालने के बाद आप इन सबकी कॉस्ट निकाल दो। कॉस्ट क्यों निकालनी पड़ रही है हमको वापस, क्योंकि यहाँ पे 15 एंड 16% के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद तो सम हमारा जैसा नॉर्मल है वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो बस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको ये ध्यान रखना है, और कुछ नहीं याद रखना। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्केट वैल्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज के अंदर हमको बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों ले लेते हैं, और उसके बाद बचा हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 3 फैक्टर है, इसको आप अच्छे से देख लो, दैट्स इट। उसके ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये क्या दिया हुआ है इधर, ये अपना आरएफ वाला है। देखो सिस्टमेटिक रिस्क दिया है, ट्रेजरी बिल का जो यील्ड होता है उसको हम आरएफ कहते हैं, ध्यान रखना। और एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, ये आपका मार्केट का रिस्क दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ठीक है। प्रीमियम नहीं दिया हुआ, प्रीमियम दिया हुआ है तो इसके अंदर माइनस नहीं करते, डायरेक्टली लिख लेते हैं। चलो ये इसमें क्या है, ये तो चलो नॉर्मली है अपना। ये लिखा है कि बीटा अगर 2 हो या 1 हो तो क्या, तो खाली बीटा बदल के आपको देख लेना है। चलिए दैट्स इट, ये हो गया हमारा मॉड्यूल नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इतना कर लो, इसके अंदर बहुत हो गया, इसमें ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कोई ट्विस्ट होगा, ठीक है। जो भी करना है वो इतने क्वेश्चंस के अंदर ही इंस्टीट्यूट करेगी। ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना पूछे और उसकी जगह पे क्वेश्चन नंबर 3, मतलब मॉड्यूल नंबर 3, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 दोनों में पूछे जाए, जिसमें मैंने बोला है आपको पहले भी कि मुझे लग रहा है कैश फ्लो शायद 14 मार्क में हो सकता है, सालों हो गए। फंड फ्लो भी देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, करके जाना हो सकता है, ठीक है। रेशियो के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो रेशियो में भी मैंने आपको समराइज करके दे दिया है, ठीक है। चलिए अगला वीडियो हम लेके आएंगे वर्किंग कैपिटल के ऊपर, और उसके अंदर वो 14 मार्क्स का हमारा मॉड्यूल है, और उसमें भी बहुत सारी चीजें बदली जा सकती है इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगर पेपर को ट्विस्ट करना है, मॉडिफाई करना है, टफ करना है, थोड़ा लेवल का बनाना है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन आपके इजी होंगे, लेकिन स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से वो टफ होंगे। वैसे क्वेश्चंस भी मैं आज आपको वर्किंग कैपिटल में दिखाने वाला हूं अगले वीडियो में। चलिए बाय बाय।